हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे मैथ्स बाय गौरव गर्ग यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं और आप लोगों ने थंबनेल देखा भी होगा कि हम लोग यहाँ पर किसी भी बैंक के पीओ एग्जाम के लिए, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या आरआरबी हो, उसके लिए हम यहाँ पर एप्टीट्यूड का आपको चैप्टर वाइज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 2 ये रहने वाला है। ठीक, तो आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और लुत्फ उठाते हैं आज की क्लास का। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसे करेंगे और हाँ, आप लोग जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट जरूर किया करें। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको करने के लिए कुछ सेकंड देता हूँ, या सोचो पढ़ो। ठीक है, देखो एग्जैक्ट पूरा 10-10 मिनट तो नहीं दी जा सकती क्वेश्चन पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने तक का टाइम देता हूँ। एक बार पढ़ो, समझो कैसे रूपरेखा बनेगी, फिर मैं सोल्व करा ही रहा हूँ आपको। तो फटाफट एक बार इसे पढ़ो, करो और बताओ मुझे, ठीक, अगर किसी का आंसर आ रहा है तो। देखो जी, आपने क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, चलिए कहां पर है क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा संजय दो पुरानी कार क्रम से 1 लाख और 1.5 लाख रुपए में खरीदी। उसने उनकी मरम्मत के लिए, ऐसा समझिए सर जी, एक कार खरीदी CP1 कितने की, 1 लाख रुपए की। समझते चलना, जहां पर डाउट हो तो बता देना, बहुत आराम आराम से शालीनता के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और जो है कोई भी हबड़ दबड़ ना हम करें, जितने होंगे उतने कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। CP1 ठीक 1 लाख, और CP2 की अगर बात करें तो दूसरी उसने वस्तु खरीदी है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। उनकी मरम्मत के लिए वह पहली कार पर x प्लस 50,000 रुपए लगा देता है। तो समझो, पहली कार पर उसने लगा दिए x प्लस के 5,000 रुपए, तो टोटल क्रय मूल्य के लिए पूरा जुड़ जाएगा, आप लोगों की जानकारी है। ठीक, और दूसरी कार पर x रुपए खर्च करता है मरम्मत के लिए, तो दूसरी कार पर उसने x रुपए मरम्मत के लिए खर्च कर दिए। पहली कार को 20% और दूसरी कार को 30% तक चिन्हित करता है, यानी कि एमपी करता है। ठीक, पहली कार पे क्या किया उसने, पहली कार पे जो भी उसकी कीमत थी उसमें 20% का इंक्रीमेंट डाल दिया, मतलब उस पर अंकित मूल्य कर दिया, और दूसरी कार पर उसने क्या किया, 30% का इंक्रीमेंट लगाकर एमपी लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, और दोनों कारों को 25% प्रति कार की छूट पर रोमी को बेच दिया, और दोनों कारों को इसे भी 25% की छूट पर, और फिर इसे भी 25% की छूट पर दोनों को बेच दिया। ठीक है, रोमी को। आगे चलते हैं, अब रोमी दोनों कारों को कुल 20% लाभ के लिए 3,60,000 में बेच देती है। जितने में किसी दूसरे को बेचा उसने उस पर 30%, 30 है ना, नहीं 20% है ना, कितना है 20%, 20% लाभ के बाद कितने का, 3,60,000 रुपए का बेच दिया। संजय द्वारा दोनों कारों की मरम्मत पर खर्च की गई राशि। देखो, ये हमने क्या बनाया, ये हमने क्वेश्चन की रूपरेखा बनाई। ठीक है ना, हमने क्या बनाया, ये क्वेश्चन की, क्या चेक करेंगे अभी। ठीक, हमने क्या करा, इस क्वेश्चन की रूपरेखा बनाई। अब जरा समझो जरा मेरी बात को, हम क्या करेंगे, ज्यादा बेहतर है कि आप इस सारे डाटा को एक साथ लिखो, यानी कि समझो, जैसे इसके लिए जो सीपी है वो है 1,05,000 प्लस एक्स, कितना है 1,05,000 प्लस एक्स, उसमें 20% इसने इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो समझो 20% का इंक्रीमेंट दिया, तो ये हो जाएगा 1,05,000 प्लस एक्स का 120% प्लस, क्योंकि दोनों में परसेंटेज एक जैसा है तो हम एक बारी कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 1,50,000 प्लस एक्स का 130%, और इस पूरे का 25% डिस्काउंट। तो क्या मैं कह दूं 25% डिस्काउंट के बाद 75% में किसी को बेच दिया। समझते चलना, मैं चाहता हूं कि आप पूरे क्वेश्चन की इक्वेशन एक बार बनाएं, है ना, और ये स्टार्टिंग में जो लिखा है ये बस आपके मन में होना चाहिए। ठीक, यानी कि रोमी को कोई चीज इतने रुपए की मिली,
उसके बाद रोमी ने 20% का लाभ दिया, तो रोमी को इतने की मिली, तो इसका 120% निकाल दोगे। 20% का लाभ है और ओवरऑल लाभ है, ठीक। और उसके बाद ये कीमत आ जाएगी 3,60,000 के बराबर। तो मेन क्या है? मेन है आपका ये इक्वेशन मेन थी आपकी। समझ में आई बात? सॉल्व करेंगे या कर लोगे? ठीक, एक बार आंसर मुझे पता नहीं इसका क्या है, अभी देख के बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए बाकी लोग इसका आंसर देख लेना। ठीक, यहां पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका आंसर डी आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक, कुछ नहीं करना, अब आपको इसे इसमें से एक तो क्या करना, आप नीचे से 100 कॉमन निकाल देना। ठीक, उसके बाद सॉल्व करना। ये ज्यादातर वैल्यू क्या होंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेन बात मेरी समझो, मैं मेन क्या कहना चाह रहा हूं कि मेन इस तरह क्वेश्चनों में जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग मत करो, पहले एक अच्छे से क्वेश्चन की रूपरेखा बनाओ। जो ओवरऑल डाटा है उसे ओवरऑल तरीके से कंपेयर करो, जो इंडिविजुअल है उसे इंडिविजुअल करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसकी रूपरेखा बनाओ, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग अलग क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग अलग करें। समझो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा समझो, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना और देखना आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। हाँ, ये आप लोग फोटो ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार 10% के लाभ पर एक टेबल और 5% की हानि पर एक कुर्सी बेचता है, वह कुल 50 रुपए का लाभ कमाता है। चलिए देखो मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस है कि आप उस क्वेश्चन को एसपी से भी कर सकते हैं और आप उस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस से भी कर सकते हैं, तो आप हमेशा लाभ और हानि से ही करने की प्राथमिकता रखें, क्योंकि लाभ हानि में एक तो परसेंटेज भी हमेशा छोटा होगा और एक कैलकुलेशन भी, मतलब एक वो डाटा भी छोटे होगा सारा कुछ। ठीक, देखो अब क्या कहा उसने कहा एक दुकानदार ने 10% के लाभ पर एक टेबल बेची 10% के लाभ पर, और 5% की हानि पर एक कुर्सी, और एक चेयर बेची 5% की हानि पर, जिस कारण उसे कुल 50 रुपए का लाभ हुआ। यदि उसने टेबल को 8% की हानि पर बेचा होता, क्वेश्चन के अनुसार, और चेयर को 12% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे कुल 24 रुपए का लाभ होता। अच्छा, यहां पर कितना था? ठीक है, अब देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बेवकूफी करते हैं, सरासर बेवकूफी करते हैं। वे क्या करते हैं, वैसे लिखते हैं टेबल का 10% माइनस चेयर का 5%। बेवकूफी भाई, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, ठीक, जो ऐसे छोटे बच्चों की तरह करोगे। आप वो बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, अगर इस तरीके से करोगे तो सारा टाइम इसी चीज में भाग जाएगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम अपना टाइम बचाएंगे सर। हम क्या करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे वो समझो। मुझे पता है उसने क्या पूछा है, देख लेते हैं। उसने क्या दिया कि एक कुर्सी तो टेबल और एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। टेबल और एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो तरीका समझो, पहले तो आप इसे सॉल्व कर लो। ऊपर यही कहिए, ये लिखो ही मत, 10% ऊपर लिख दिया ना हमने टेबल, तो हम समझ गए कि भाई ये टेबल के लिए है, ये चेयर के लिए। आप यहीं के ही सॉल्व करो। ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 10, 5 से डिवाइड करने के बाद। ऐसे ही इसे भी देखते हैं सर, इसे डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 3। पहले यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को? ठीक, आगे चलते हैं। क्या? हाँ, 24 को भी डिवाइड कर देते हैं। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6। लेकिन एक बात को समझो ना, अगर आप अभी ऐसा का ऐसे जोड़ दोगे तो टेबल का 4% और चेयर का 4% हो गया। ठीक, तो आप ऐसे लिख दो ना कि टेबल प्लस चेयर का, और वो जो 4% है वो बाहर निकाल दो, का 4% बराबर है किसके? ये हो गया आपका 16 के। हाँ, 3 और 1 4, 2 और 2 4, कहां पर? तो क्या हुआ, ऊपर भी तो माइनस है, तो ऊपर 2 आ जाएगा। अच्छा, 0 हो जाएगा फिर। सही कह रहे हैं आप, तो जोड़ेंगे नहीं फिर इसे। अच्छा, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो खत्म हो जाएगा और ये बचेगा, तो कोई बात नहीं। अगर दोनों प्लस होते तो मैं एचडी जोड़ देते, है ना। चलिए, इसमें नहीं कर सकते इस काम को, कोई बात नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। ठीक, ये तो खत्म हो गया, बराबर हो गया, चिन्ह अपोजिट है तो ये कट जाएगा। और ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 2% किसका? चेयर का। ये हमारे दिमाग में है ना। कितना?
2% बराबर 16, तो 100% की अगर मैंने वैल्यू निकाल दी, ठीक, तो क्या वो 800 हो जाएगा। समझो, अब 800 का 1% यानी कि 8 रुपए की हानि हुई, माइनस के 8 इधर जाएगा तो 18, तो 2% की वैल्यू 18, 1% की वैल्यू 9, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। सारी कैलकुलेशन लिख के नहीं करनी भाई, मैं बात फिर से कह रहा हूं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने बच्चे इस क्लास के अंदर बैठे हैं वो सब प्री क्लियर करके बैठे हैं, ठीक है ना, जितने बैठे हुए सब प्री, तो बेसिक कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, ठीक, आपको भी थोड़ा सा इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, ठीक, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन एक्स वाई जेड की तरह लिख लिख के करोगे ना तो मेंस तो नहीं होने वाला फिर आपका। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। घड़ी और चश्मे की बिक्री पर कुल लाभ प्रतिशत 50% है। 6 घड़ियों का लागत मूल्य 10 चश्मों की बिक्री के बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझना, बहुत शालीनता के साथ, है ना। देखो उसने कह दिया घड़ी घड़ी और चश्मे की बिक्री पर कुल लाभ 50% है, ठीक, जितना भी है इन पर ओवरऑल लाभ कितना है, 50% कमाया, वो अलग है, दोनों पर जब टोटल बेचा तो। अब उसने कहा 6 घड़ियों की लागत, यानी कि 6 घड़ियों की लागत बराबर है 10 चश्मों की बिक्री के, बराबर है 10 चश्मों की बिक्री के। यहां तक बात समझ में आई। आगे क्या करा, और 6 चश्मों की लागत यानी कि 6 गॉगल्स की सीपी बराबर है इसके एक घड़ी की बिक्री मूल्य के, एक घड़ी के एसपी। बताओ पहले यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक। प्रत्येक चश्मे की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो मेरी बात को समझो, घड़ी और चश्मे की बिक्री पर कुल लाभ 50% है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि एक घड़ी का जो सीपी है वो एक्स है, ठीक, और एक गॉगल्स का जो एसपी सीपी है वो वाई है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। अब जरा इनके एसपी निकाल लो आप फटाफट, एसपी जैसे 10 गॉगल्स का एसपी कितना हो गया, 10 गॉगल्स का एसपी कितना हो गया, 6x, ठीक, तो एक गॉगल्स का एसपी हो गया 6x, यानी कि 0.6x। यहां तो कोई दिक्कत, यहां पर समझते हैं एक घड़ी का एसपी कितना हो गया 6y, तो एक घड़ी का एसपी कितना हो गया 6y। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन को। उसने क्या कहा है, उसने कहा है एक घड़ी की बिक्री के मूल्य के बराबर है प्रत्येक चश्मे की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ द वॉच एंड एट, अच्छा एक एक बेचा है उसने, ठीक, एक घड़ी और एक गॉगल, ठीक। तो देखो पर ओवरऑल 50% है, तो समझो सीपी कितना हुआ, सीपी हुआ x प्लस के वाई और एसपी वाई है। तो अगर मैं कह दूं x प्लस के वाई का 150% बराबर है एसपी के, यानी कि 0.6x प्लस 6y के, एक एक का ही तो एसपी है ये, ठीक। ये कितना आ जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा, देखो मैंने कहा ना समझदारी, 3x इधर से 1.2 इधर आके 1.8x बराबर 3y इधर जाके 12, तो 12, 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया 3y, तो इधर आके कितना हो जाएगा ये 9y। पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो इधर ऐड कर देता हूं, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा, x रेशियो y, तो ये आ जाएगा 5:1। क्या पूछा है, प्रत्येक चश्मे की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक चश्मे की बिक्री पर, चश्मा कितने का है, एक का, और बिक कितने का है, यहां पर देखेंगे बिक कितने का है चश्मा, कहां पर गूगल सीरा, ठीक, 0.6x का, तो 0.6x, तो 0.6x की वैल्यू 5, तो बिक रहा है 3 का, खरीदा 1 का बेचा 3 का, तो लाभ हुआ 2 का, कितने पर, 1 पर, गुना 100% के लिए, तो ये आ जाएगा 200% आंसर। बताओ बात समझ आई नहीं आई। पेपर में मैं गारंटी ले रहा हूं अगर ये क्वेश्चन पहली बार आया तो एकदम पकड़ नहीं पाओगे आप इसके सॉल्यूशन को, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैं क्लास करा रहा हूं
ये मान के करा रहा हूं कि इसमें सब बच्चे वे हैं जो प्री क्लियर कर रहे हैं या प्री क्लियर कर चुके या प्री क्लियर करने की उनकी क्षमता है। ठीक है ना? तो कोई भी ये मेरे से उम्मीद ना करे कि मैं यहां पर आपको एक एक चीज बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट, दो उत्पादों पी और क्यू की लागत मूल्य क्रम से 600 और y रुपए है। एक व्यक्ति ने इन उत्पादों की कीमत में क्रम से 25% और 20% की वृद्धि अंकित की और उनके अंकित मूल्य पर क्रम से 30% और 10% की छूट दी। यदि उत्पाद Q का चिन्हित मूल्य उत्पाद P की तुलना में 150 रुपए अधिक है तो आदमी द्वारा उत्पाद Q को बेचने के बाद लाभ राशि क्या है? देखो, दो उत्पाद है P और Q, ध्यान से सुनते चलना। दो उत्पाद है P और Q जिनकी लागत मूल्य P के लिए कितनी है 600 और Q के लिए कितनी है y। एक व्यक्ति ने इन उत्पादों की कीमत में क्रम से 25% इंक्रीमेंट तो इसके लिए और 20% का इंक्रीमेंट इसके लिए, ठीक है ना, 20% का इंक्रीमेंट इसके लिए किया और उनके अंकित मूल्य पर क्रम से 30%। उसके पश्चात देखा जाए तो इनके अंकित मूल्य पर 30% की छूट यहां पर दी और 10% की छूट यहां पर दी, 10% की छूट यहां पर दी। यदि उत्पाद Q का चिन्हित मूल्य उत्पाद P के तुलना में 150 रुपए अधिक था, MP, ठीक, तो MP तो ये MP तो ये समझो मेरी बात को, ठीक। तो क्या मैं कहता हूं 6, अगर MP की बात करता हूं, सबसे पहले MP की बात करता हूं, तो इसका जो MP है, MP किसका P का, तो 750 रुपए है। और उसने कहा है, क्या कहा है उसने कहा यदि उत्पाद Q का चिन्हित मूल्य उत्पाद P की तुलना में 150 रुपए अधिक है तो इसका मतलब इसका जो MP रहा होगा, ठीक, वो रहा होगा Q का, वो रहा होगा 900। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ, ठीक। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि तो आदमी द्वारा Q को बेचने के बाद लाभ। तो एक चीज समझो, 10% का डिस्काउंट दिया तो अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु बेची गई 810 की, सीपी भी निकाल लेते हैं। उसने 20% अधिक इंक्रीज करके लिख रखा है। 20% का मतलब होता है 6/5, 1/5 तो इंक्रीमेंट करेंगे तो 6, तो 6 की वैल्यू है कितनी, 900, एक की कितनी है, ठीक, 150, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 750, यानी कोई चीज 750 की थी और कितने की बेच दी 810 की, तो लाभ कितने का हो गया 7 रुपए का। सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त तो बड़ी घबराहट होगी तुम्हें, लेकिन जब करने बैठ जाते हैं ना तो अपने आप रास्ता मिल जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट के लिए करो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मीनू के पास कुछ धन है, उस धन से वह या तो 40 पुस्तकें या 90 पेन खरीद सकती है, ठीक। इस धन का 20% भोजन के लिए और शेष से 36 पेन और कुछ पुस्तकें खरीदती है, ठीक। देखो सिंपल से समझो, मीनू के पास जितना भी धन है, जितना भी है, ठीक, वो इससे 40 किताबें हैं। मैं ऐसे मान लूं कि एक किताब का क्रय मूल्य B है, तो या तो 40 B खरीद सकती है या 90 पेन या 90 P खरीद सकती है। पहले इतनी बात समझो भाई, जितने रुपए उसके पास है उतने रुपयों से वो या तो 40 बुक खरीद सकती है या 90 पेन खरीद सकती है, ठीक। तो लेकिन है तो दोनों में अमाउंट बराबर, तो मैं B यानी किताब का क्रय मूल्य और पेन के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेता हूं, जो कि आ रहा है होगा कितना 9:4। यहां तो कोई दिक्कत। वह धन का 20% भोजन के लिए, तो मैं अपनी तरफ से धन मान लेता हूं, ठीक। देखो एक तरीका यह है और एक तरीका और है। देखो मेरे दिमाग में एक तरीका आ रहा है, ऐसा नहीं करते, मेरे दिमाग में एक तरीका और आया। ये टाइम एंड वर्क की तरह ट्रीट करो ना। आप ऐसे मान लो कि 40 या 90 एलसीएम ले लो, तो इसका मतलब है कि उसके पास 360 रुपए है और एक पेन 40 पेन है, एक पेन कितने का है, तो एक पेन है 4×36 रुपए का और एक पेन कितने का है 9×36 4 रुपए का, ऐसा समझो, ठीक। अब मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत आसान हो गया एकदम। उसने कहा है वह धन का 20% भोजन के लिए, तो इसका 20% यानी कि 1/5, तो 1/5 मतलब कितना 72 रुपए, तो भोजन पे खर्च कर दिए और शेष से 36 पेन और कुछ किताबें खरीदी।
ठीक 36 पेन। ये क्या था, ये था ये आपका ये 40 क्या था बुक, और 90 क्या थी पेन। 36 पेन खरीद लिए, 36 पेन खरीद लिए, तो कितना हो जाएगा 120 ये और 144 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? उसके पास से चले गए कितने, 216 रुपए चले गए। बचे हुए कितने हैं, बचे हुए हैं 144 रुपए, रिमेनिंग 144 बच गए। उसके द्वारा खरीदी गई किताब, एक किताब कितने की थी 9 रुपए की, 144 रुपए की कितनी किताब मिल जाएगी 16। खत्म हुई बात। भाई जब अमाउंट बराबर है तो आप टाइम एंड वर्क में भी तो ऐसे ही करें। टाइम एंड वर्क में कैसे करते थे, टोटल क्वांटिटी बराबर, मतलब उनके द्वारा किया गया जो वर्क था वो सेम हुआ करता था, तो वही तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हो। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को मजा आ रहा होगा, और जो लोग यहाँ तक पहुंचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक, चलिए। एक फल विक्रेता सेब और संतरे बेचता है और दोनों में से समान आय प्राप्त करता है। समान आय का मतलब है कि सेब का भी एसपी वही है और संतरे का भी एसपी वही। यहां पर पढ़ो, अ फ्रूट वेंडर सेल एप्पल एंड ऑरेंजेस एंड गेट इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ईच। ठीक, यानी कि हर किसी से एक समान आय, इनकम, राजस्व प्राप्त करता है। वह प्रत्येक सेब पर 20% का लाभ और प्रत्येक संतरे पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि बेचे गए संतरों की संख्या और बेचे गए सेब की संख्या का अनुपात 3:2 है तो संतरे और सेब की लागत का मूल्य का अनुपात। बहुत ही आसान है, समझो, बहुत आसान। देखो मेरी बात को समझो, मैंने मान लिया कि सेब है, तो मैंने मान लिया सीपी ए है। कितना है, सीपी ए है। ठीक, कितने सेब बेचे, कितने सेब बेचे, अच्छा देखो, पता है उसने खेल खेल गया हो, बेचे गए संतरों की संख्या और बेचे गए सेब की संख्या, यहां गलती करेंगे आप। और ऊपर देख पहले क्या दे रखा है, सेब और संतरे, और यहां पर पहले क्या दे दिया, संतरे और सेब, तो गड़बड़ हो जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी। तो याद रखना हम क्या लिख रहे हैं, एप्पल। एप्पल कौन सा है, बाद वाला, यानी कि इंटू 2। बिल्कुल सही, एकदम 16-25। ठीक, तो इंटू 2 का कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, तो बेच रहा है उसे 20% के लाभ पर, का 120%। एक सेब कितने का, सीपीए का, कितने सेब बेच रहा है, 2, और 20% के लाभ पर बेच रहा है। दूसरा सेब कितने का बेच रहा है, दूसरा सेब हो गया सीपीबी, है ना, और कितने सेब बेच रहा है, 3, तो गुना 3, कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 25%, तो 125। तो ये भी एसपी आ गया, और दोनों एसपी में, दोनों स्थिति में एसपी क्या हो गए, बराबर। ठीक, तो बस ये इससे कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 40 बार, और ये कट जाएगा अभी 5 से 8 बार, 5 से 25 बार। तो फाइनली कितना आ गया, सीपीए अनुपात सीपीबी बराबर 25:16। तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसने किसका पूछा है, उसने पहले संतरे का है, तो पहले क्या कहा है, संतरे, तो यानी कि 16:25, तो 16:25 ही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हो सारी बात। ठीक, तो क्वेश्चन देखने में लग सकता है बड़ा हैवी, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो, जो कि मैं करा ही रहा हूं, ठीक, तो आप क्वेश्चनों को दे के मारेंगे एकदम जमीन में। हाँ, एक दुकानदार एक थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदता है। दुकानदार सूची मूल्य पर 15% मूल्य बढ़ा देता है। वह मूल्य बढ़ा देता है। एक व्यक्ति मांगे गए मूल्य पर 10% की दर से विक्रय कर का भुगतान करने के बाद उसे 7590 रुपए की खरीदता है। यदि दुकानदार ने उसे सूची मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा हो तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत। सिंपल है, देखो समझो, कोई एक, उसने कहा एक दुकानदार एक थोक विक्रेता है, समझो एक थोक विक्रेता है, एक थोक विक्रेता है जिसने इसका वस्तु का एमपी 120 एमपी 100 रुपए मार्क कर रखा है। समझते चलो, कितना मार्क कर रखा है, 100 रुपए। ठीक, एक दुकानदार ने उससे खरीदा, एक दुकानदार ने उससे खरीदा, कितने में खरीदा, लास्ट में दिया 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो यानी कि उसने 80 रुपए में खरीदा। ठीक, आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है व्यक्ति मांगे गए, ये नहीं, ये रहा, दुकानदार सूची मूल्य से 15% मूल्य बढ़ा देता है। सूची मूल्य से 15% बढ़ा देता है। सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य तो 100 रुपये है। ठीक, सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य तो वो आपका 100 रुपये है ना,
तो उसने, इस दुकानदार ने अपना नया एमपी रख दिया इस पर, कितना, तो इसने एमपी रख दिया 115। ठीक, यानी कि दुकानदार कितने की बेचने की बात कर रहा है, 80 की खरीद के लाया, 115 की बेचने की बात कर रहा है, लेकिन वो ग्राहक से 10% का क्या कर रहा है, 10% का एसपी, मतलब एसपी पर क्या, सेल्स टैक्स भी गैदर कर रहा है, सेल्स टैक्स प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो 10% और ऐड कर दो इसमें। ठीक, तो 10% का लोगे 11.5, तो 15 और 11 26, तो 126.5 में फाइनली ग्राहक को उसने बेच दिया। लाभ प्रतिशत पूछा, तो दुकानदार की तो लाभ अपने 80 पर होगा ना, तो दुकानदार के लिए लाभ कितना हो गया, 26 या 20 ही, 46.5 का, ठीक, कितने पर, 80 पर, गुना 100% के लिए 50% 100 पर आएगा, तो 50% 100 पर का एक ही ऑप्शन है, बाकी एक बात चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाया, 1 0 ये रही, ठीक, 1 0 से 1 0 ये खत्म, 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, बचा कितना अपने पास, 6, 8 8 64, 58 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नहीं है तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर है। ठीक है ना, करो इसका स्क्रीनशॉट लो फोटो लो, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक विक्रेता को 20% की हानि हुई जब उसने एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करी। यदि विक्रेता का चिन्हित मूल्य 4000 रुपए है तो उस पर 900 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे चिन्हित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी। सिंपल है, बड़े दिमाग के तंतु बस खुले रखने हैं। देखो उसने कहा है कि उसने जैसे ही 25% की छूट दी तो उसे ऐसे ही 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब डिस्काउंट के बाद का एसपी और प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट और लॉस के बाद का एसपी बराबर होगा, तो उसी की हेल्प ले रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं, अच्छा उसने दिया है, वस्तु का एमपी दिया भी है, ये रहा, तो मैं क्या दूंगा, 40,000 का 75% बराबर है सीपी का 80% के, बताओ। ठीक, ये कट जाएगा इससे, ठीक, 0 से 0 कट गई, 8 पंजे 40, 500 हो गया। ठीक, तो सीपी फाइनली कितना आ जाएगा, 37500। यहां तक कोई दिक्कत। उसने कहा है कि 900 रुपए का लाभ अर्जित करना है, तो इस पे ही 900 रुपए जोड़ देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 1400 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो 4 6, क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर रहा हूं, हाँ जी, 0 0 9 और 5 14 हासिल को 1, और ये हो जाएगा 38,400। यानी कि वस्तु को इतने रुपए की बेचना चाह रहा है वो, डिस्काउंट कितने परसेंट का देना होगा, तो देखो 40,000 एमपी है, बेचना इतने का चाह रहा है, तो डिस्काउंट कितने का बैठेगा, 1600 रुपए का, तो 1600 रुपए का डिस्काउंट देना होगा किस पर, 40,000 पर, गुना 100% के लिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, फाइनली आ जाएगा 4%। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऐसे ही उड़ा देंगे हम सारे क्वेश्चन, टेंशन ना लेना तुम, बस एक बार प्रैक्टिस करते रहना, एक बार मैं करा रहा हूं, एक बार तुम खुद करके देखना, ठीक है ना। पेपर में ऐसे इट मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं। सामान्य तराजू के स्थान पर एक दुकानदार दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, वह खरीदते वक्त 1.4 किलोग्राम तथा बेचते वक्त 840 ग्राम का पैमाना। देखो जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आएगा ना, इस चीज को ध्यान रखना, अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा ना, केवल परसेंटेज की बात कर रहा है या कुछ नहीं कह रहा, तो आप ये मानेंगे कि 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की खरीदी गई। ठीक, आप ये मानेंगे कि दुकानदार ने 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की खरीदी, लेकिन जब वो खुद खरीद के लाया तो वो 1000 ग्राम की जगह 1400 ग्राम लाया, बेमाना कर दिया ग्राम। वह खरीदते समय 1.4 केजी का इस्तेमाल करता है तो 1400 ग्राम लाया, और बेचते समय कितने वजन का प्रयोग कर रहा है, तो बेचते समय कर रहा है 840 का। लेकिन उसने एक चीज और मेंशन की है, देखो क्या मेंशन किया उसने, उसने कहा है कि वह 10% की, अरे 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 क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे, हाँ उसने कहा है कि वह 10% की छूट भी प्रदान करता है, तो छूट उसने एमपी की तो बात करी नहीं, तो अंडरस्टूड है कि छूट इस पर दी गई 10% की, है ना, किस पर दी गई, इस पर, हाँ 10% की छूट इस पर दी गई, तो इसका मतलब है 840 रुपए के लिए उसने 900 रुपए ले लिए।
जब कभी भी खरीदते वक्त भी चोरी हो और बेचते वक्त भी चोरी हो। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो कितने ग्राम खरीद के लाया, उसके कितने रुपए मिलेंगे। 840 के मिले 900 ग्राम, एक के मिलेंगे कितने, 900 बटे 840 गुना 1400। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, इसे काटते हैं, 14 से कट जाएगा, 14 6 84, 6 से कट जाएगा 15, तो इसका मतलब उसे जो टोटल अमाउंट मिली है वो है 1500। जो उसे टोटल अमाउंट मिली है वो कितनी है, 1500। ठीक है ना। तो और कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 1000, तो लाभ कितने का हो गया, 50% आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50%, यानी कि ए। क्या आ जाएगा, ए। ठीक है जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग स्क्रीन पर एक बार इसे पढ़ो, करो जरा एक सेकंड। हाँ जी, देखो कुछ हाथ पल्ले लग रहा है क्या। अजीत ने अपनी किताबों की दुकान से संख्यात्मक योग्यता यानी कि क्वांटिटी की 100 किताबें खरीदी। उसने 20% किताबें 10% के लाभ पर, शेष का 37.5% किताबें 15% के लाभ पर, शेष की 80% किताबें 8% के लाभ पर और शेष किताबें 20% के लाभ पर बेची। यदि उसने सभी किताबें 16% लाभ पर बेची होती तो उसे इतने रुपए अधिक। देखो मैं समझा रहा हूं इसे कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। आप है ना, ये भूल जाओ उसने 100 किताबें खरीदी, भूल जाओ उसकी डाटा, हम अपने हिसाब से डाटा करेंगे। उसने कहा है कि उसने 20% किताबें, 20% का मतलब होता है 1/5 किताबें 10% के लाभ पर। ठीक, शेष 37.5% किताबें, 37.5 का मतलब होता है 3/8, कितना, 15% के लाभ पर। आगे क्या कहा है, और शेष की 80% किताबें, 80% का मतलब कितना हो गया, 4/5। ठीक, कितने पर, उसे बेचा 8% के लाभ पर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, और शेष किताबें 20% के लाभ पर। शेष जो भी बची है ना, शेष जितनी बची, बिल्कुल, तो जो भी रिमेनिंग है वो शेष को 20% के लाभ पर बेच दिया। मैंने क्या कहा है, हमेशा आपको है ना, क्यों, शेष शेष 20% नहीं है, शेष किताबों को 20% पर, क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी। आप क्या करें कि इस तरह क्वेश्चन में नीचे से मल्टीप्लाई कर दे सबकी, 5 5 25, 25 8 200, और मान लें कि टोटल किताबें 200 थी। यहां पर 1/5, 1/5 मतलब, अच्छा ये मान लें साथ के साथ सीपी 100 है, और भी आसान हो जाएगा काम। ठीक, तो ये जरा समझे, कितनी किताबें बैठेंगी, 1/5 का मतलब कितना हो गया, 40 किताबें। कितने के लाभ पर, 10% के लाभ पर। तो 10% बोले तो कितना बैठ रहा है, तो 10% मतलब हर किताब पे 10 रुपए कमाएगा, तो 400 रुपए मिल गए। शेष किताबें, तो 200 में से शेष गई, कितनी किताबें बची, 160। 160 किताब का 3/8, तो 8 से कट जाएगा 20, तो 60 किताबें 15% के लाभ पर, क्योंकि हमने हर एक किताब का सीपी कितना माना है, 100, तो 15% 15 ही हो गया, तो 15 6 का 90, 900 रुपए उसने यहां से कमा लिया। शेष किताबें 160 में से 60 गई, टोटल में से मत घटाना, इनमें से घटाते चलो, 100 किताबें बची। ठीक, 100 का 4/5 यानी कि 80 किताबें 8% के लाभ पर। ठीक, तो कितना बैठेगा, 8 8 64, 640 ही हो गया। शेष किताबें 20 बची, 20% के लाभ पर, तो 400 रुपए यहां पे कमा दिए। तो टोटल कितने रुपए कमा लिए, 4 13 13 और 6 19, 1904 23, 2340 रुपए कमा लिए। वो कह रहा अगर सभी किताबें 16% के लाभ पर बेची जाती, तो सभी किताबें मतलब कितनी, 200 किताबें। ठीक, 16% के लाभ पर बेची जाती, तो एक किताब पे 16 का लाभ, तो 100 किताबों 200 किताबों के लिए कितना बैठेगा, 16 दूनी 32, तो उसके हिसाब से अब वो 3200 रुपए कमाता। कितने रुपए कमाता, तो अब वो 3200 रुपए कमाता। क्या कह रहा हूं आगे, ठीक, तो उसे 1505 रुपए अधिक मिलते। ठीक, उसके हिसाब से मिलते 1505 रुपए अधिक। मेरे हिसाब से कितने मिलते, तो मेरे हिसाब से मिलते 900 860, 860 अधिक मिलते। एक की वैल्यू कितनी आ जाती, 1505 बटे 860। क्या पूछ रहा हो, उसने पूछा है क्या पूछा है उसने, तो प्रत्येक किताब का लागत मूल्य कितना है, कितना मान रखा है, 100, तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा इन ऑप्शन में से मिल जाएगा आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और आप लोग फोटो लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बैच के बच्चे आ चुके हैं, मुझे वहां पे भागना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद कितने क्वेश्चन ले जाते हैं, एक और इसके। हाँ, एक दूध वाला 100 लीटर दूध में 20% पानी मिलाता है, समझो। सर जी दूध कितना है, दूध है टोटल 100 लीटर, और उसमें जो पानी मिलाया वो 20 पानी मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने टोटल मिश्रण तैयार किया है ना,
वो तैयार किया है 120 लीटर। उसने जो टोटल मिशन तैयार किया वो कितना किया है 120 लीटर। वह दूध को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक, तो ऐसे समझो मैंने मान लिया कि जो दूध का सीपी है ना वो सीपी है 100 रुपए। तो इसका मतलब 100 लीटर दूध खरीदने के लिए उसने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा और बेच रहा है किस हिसाब से 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, क्योंकि इसने मेंशन किया है कि 10% का लाभ है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13200। तो उसने पूछा कितने का लाभ, तो बस तुम लोगों के सामने 32% का लाभ, कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है ना, करो। चलिए नेक्स्ट, रवि ने एक टेलीविजन खरीदा और रमेश को बेच दिया। रवि द्वारा अर्जित लाभ विक्रय मूल्य का 25% है। देखो, रवि ने एक टेलीविजन खरीदा और रमेश को बेच दिया। रवि के द्वारा अर्जित लाभ विक्रय मूल्य का 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो यानी कि इसका मतलब होगा कि रवि 1/4, तो रवि के लिए उसका जो सीपी रहा होगा वो रहा होगा 3 और 4 रुपए का उसने बेचा है, तो एसपी आ जाएगा कितना 4, क्योंकि विक्रय मूल्य का है तो जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एसपी की वैल्यू होगी। ठीक है ना, आगे यदि रवि द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत उसके द्वारा अर्जित लाभ के बराबर है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे छूट प्रतिशत देख लेते हैं कितना है। ठीक, उसका मतलब सॉरी लाभ के बराबर है, तो पहले तो ये देख लेते हैं उसका लाभ कितना है। क्या देख लेते हैं सर, उसका लाभ कितना है, तो लाभ है उसका कितने का 1/3 का लाभ है। ठीक, तो इसका अर्थ हुआ कि जो उसे छूट मिली है वो भी 1/3 की रही होगी। ठीक, तो इसका अर्थ हो गया कि एमपी का 2/3 बराबर है 4 के, क्योंकि 1/3 का तो डिस्काउंट ही मिल गया ना, 3 में से 1 रुपए का तो डिस्काउंट मिल गया, तो कीमत कितनी रहेगी 2/3। ठीक, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो एमपी कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। यहां तक कोई मसला किसी को तो बताओ। ठीक, यानी कि सीपी कितना था 3, एमपी कितना है 6, एसपी कितना है 4। आगे चलते हैं, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई 3 से 6 हो गया, तो 3 का इंक्रीमेंट करा होगा उसने कितने में 3 पर गुना 100% के लिए, तो बस 100% आंसर आपके सामने। क्लियर सर यहां तक की बात, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम कोशिश करेंगे अपना 15-13 क्वेश्चन लेके आने की, और इतना इनफ है कि डेली अगर हम इतनी प्रैक्टिस भी करते रहे, एक चैप्टर में मैं आपको अप्रोक्स 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक, और आई होप कि आपको यहां तक क्लास के अंदर बड़ा मजा आया होगा। जो विद्यार्थी यहां तक पहुंचे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाएं। ठीक, और क्लास नंबर 3 के लिए आप इंतजार करें। ठीक, कभी भी आ सकती है। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, हम लोगों का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है मेक इजी क्लासेस मुजफ्फरनगर में। ठीक है ना, समस्या क्या है कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है, जब मैं फ्री होता हूं वहां से कभी, तो मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूं। ठीक, तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हाँ, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि हफ्ते में मैं आपको 3 या 4 क्लास जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। हो सकता है कि पूरे हफ्ते भी करा दूं। ठीक, वो डिपेंड होता है क्लास के शेड्यूल के ऊपर। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करें, बैंक में अगर इसी तरीके के सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही आप मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक, लेता हूं अलविदा, मिलते हैं क्लास नंबर 3 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।